स्टूडेंट्स, आज हम ग्लाइकोलाइसिस साइकिल देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, शर्करा का अपचय। जैसा कि हम जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हम देख चुके हैं मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, जो कि भोजन द्वारा हमारे द्वारा ग्रहण किया जाता है। भोजन में हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स जो कि मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड तीनों रूप में पाया जाता है, और इस सभी कार्बोहाइड्रेट्स को पाचन के द्वारा सिंपल सरल, जिसे शर्करा बोलते हैं, उसके अंदर बदला जाता है। अर्थात इसको किस में बदल दिया जाता है? ग्लूकोज के अंदर बदल दिया जाता है। और इस ग्लूकोज के एक अणु के अगर हम विघटन की बात करें तो ये 4 स्टेप्स में पूरा होता है। फर्स्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, थर्ड क्रेब्स साइकिल एंड फोर्थ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि एक ग्लूकोज है, उसका विघटन किस प्रकार से होगा और उसके विघटन से हमें ऊर्जा किस तरीके से प्राप्त होगी। उसमें सबसे पहला जो साइकिल आता है वो आता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज के अणु का विघटन होता है, और जिससे 2 पायरुविक अम्ल तथा 2 एटीपी अणु की प्राप्ति होती है। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है कोशिका के कोशिका द्रव में पूर्ण होता है, और ये विभिन्न पदों में पूर्ण होता है। लगभग इसके 10 पद स्टेप्स इसके पाए जाते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ये ऑक्सी और अनऑक्सी, जिसे हम बोल सकते हैं वायवीय और अवायवीय, एरोबिक एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है, उन दोनों के अंदर ही ग्लाइकोलाइसिस साइकिल पाया जाता है। ग्लाइकोलाइसिस के जो स्टेप्स हैं, इनको जर्मनी के वैज्ञानिक एम्डन व मेयरहॉफ ने इनकी खोज की थी, इसलिए इसे एम्बेडन मेयरहॉफ पथ भी बोलते हैं या ईएमपी भी कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है, ये रिवर्सिबल प्रक्रियाएं होती हैं। इसके स्टेप्स हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं। अब हम यहाँ पे जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल दिखाया गया है, इसको हम समझ लेते हैं। ये 10 चरणों के अंदर पूरा होता है। सबसे पहला है इसमें कि ग्लूकोज है, ये किस में बदल जाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। ग्लूकोज है ये, यहाँ पे हम देखेंगे कि एक एटीपी अणु टूटता है और एडीपी में परिवर्तित हो जाता है। इस तरीके से ग्लूकोज के साथ एक फॉस्फेट अणु जुड़ जाता है, और ग्लूकोज किस में बदल जाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है, और हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। सेकेंड स्टेप हम देखेंगे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है, और इसे हम आइसोमराइजेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। और इसके अंदर फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम या फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज एंजाइम काम आता है। थर्ड स्टेप देखेंगे कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट के अंदर बदल जाता है। यहाँ पे पुनः फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ एक फॉस्फेट समूह जुड़ता है, और इस तरीके से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है, और एक एटीपी अणु यहाँ पे काम में आ जाता है, जो कि एटीपी में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ तक हम देखेंगे कि ग्लूकोज है या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है या फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट है, ये सभी 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल हैं। इसमें सभी अणुओं के अंदर 6 कार्बन पाए जाते हैं। अब फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट है, इसका क्लीवेज विदलन होता है, और इस तरीके से हमें 2 अणु प्राप्त होते हैं, 3-3 कार्बन वाले 2 अणु प्राप्त होते हैं। एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन DHAP के अंदर टूट जाता है। ये दोनों ही 3-3 कार्बन वाले यौगिक होते हैं, जिसमें से हम देखेंगे कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का समावेशी होता है, और फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में तुरंत ही किस में परिवर्तित हो जाता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ग्लूकोज से हमें क्या प्राप्त हो गया यहाँ पे? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट से होते हुए यहाँ पे हमें 2 मॉलिक्यूल किसके प्राप्त हो जाते हैं? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के
अणु प्राप्त हो जाते हैं, और जो कि कितने कार्बन के हैं, 3-3 कार्बन के हैं, और इस तरीके से टोटल 6 कार्बन कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्टेप हम जो देखेंगे, 5th और 6th स्टेप एक साथ हैं। इसमें फॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन दोनों प्रोसेस एक साथ इसके अंदर होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 6 फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से एक अणु फॉस्फेट का जुड़ता है, जो कि हमें फॉस्फोरिक अम्ल से प्राप्त होता है। और इस तरीके से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर बदल जाता है। साथ में इसमें ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन भी होता है, ऑक्सीकारी विहाइड्रोजनीकरण होता है, जिससे कि PgAl ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हाइड्रोजन परमाणु हटता है, और यह हाइड्रोजन परमाणु NAD के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, और NADH प्लस H+ के अंदर ये परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि इस तरीके से हम देखेंगे कि हमें क्या प्राप्त हो जाते हैं, 2 NADH2 प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कितने मॉलिक्यूल देख रहे हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के या PgAl के 2 मॉलिक्यूल हैं, और इससे हमें यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट के प्राप्त हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल। अब आगे हम देखेंगे कि सभी 2-2 मॉलिक्यूल हैं। तो यहाँ पे 2 अणु होने की वजह से यहाँ पे जो एक अणु के परिवर्तन से कितना है, 1 NADH2 मिलेगा, तो 2 अणु के परिवर्तन से क्या बन जाएगा, 2 NADH2 बन जाएंगे। जो 7th इसमें स्टेप हम देखेंगे, ये 7th स्टेप इसके अंदर हमें है ATP फॉर्मेशन। इसके अंदर देखेंगे कि 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट है, ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर परिवर्तित हो जाती है, और फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में जो 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, इससे एक फॉस्फेट समूह हट जाता है, और जिससे 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, और इस प्रकार से एक ATP अणु का निर्माण होता है। कितने अणु से, एक अणु 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट के 3 फॉस्फोग्लिसरेट में परिवर्तन होने से एक ATP बनेगा, जबकि हम जानते हैं यहाँ पे कितने अणु हैं, 2 अणु 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट के हैं, इसलिए 2 अणु ही 3 फॉस्फोग्लिसरेट के बनेंगे। इस तरीके से 2 ATP हमें प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके अंदर हम स्टेप देखेंगे, जो 8th नंबर का स्टेप है, इसके अंदर वापस से आइसोमराइजेशन हो रहा है, जिसमें 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, किसके अंदर परिवर्तित हो जाता है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में या 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज जो एंजाइम होता है उसकी प्रेजेंस के अंदर। नेक्स्ट जो 9th स्टेप है, उसके अंदर हम देखेंगे डिहाइड्रेशन हो रहा है। डिहाइड्रेशन यहाँ पे 2 फॉस्फोग्लिसरेट है, उसका डिहाइड्रेशन होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और इस प्रकार से इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये किसमें बदल जाता है, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फोइनोल पायरिक एसिड के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। तो एक अणु से एक H2O, तो यहाँ पे हमें वापस से ध्यान रखना है कि ये सभी कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, इसलिए कितने अणु यहाँ पे H2O के मिलेंगे, 2 अणु H2O के यहाँ से निकलेंगे। लास्ट जो स्टेप है 10th नंबर का, वो वापस से ATP फॉर्मेशन का है, और इसमें फॉस्फोइनोल पायरुवेट या फॉस्फोइनोल जो पायरुविक एसिड है, इससे एक ATP अणु इससे पृथक होगा, इससे एक फॉस्फेट अणु पृथक होगा, और इस प्रकार से एक ATP अणु का निर्माण होगा, और ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, पायरुविक एसिड या पायरुवेट में परिवर्तित हो जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पे 2 अणु फॉस्फोपायरुवेट के हैं, इसलिए यहाँ से 2 अणु फॉस्फोइनोल पायरुवेट से 2 अणु क्या प्राप्त होंगे, पायरुवेट के प्राप्त होंगे, और इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, 2 ATP प्राप्त हो जाएंगे, और ये पायरुवेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये लास्ट जो 10th स्टेप है ये कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस है, उसमें एक जो ग्लूकोज अणु था, जो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज अणु था, उससे हमें लास्ट में कितने पायरुवेट या पायरुविक एसिड मिलते हैं, 2 पायरुविक एसिड मिलते हैं, जो कि 3 कार्बन वाले होते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि टोटल जो ATP है, वो ATP का कितनी ATP प्राप्त होती है, इसमें हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में यहाँ 2 स्टेप हैं,
यहाँ पे एक एटीपी अणु काम में आया है, यहाँ पे एक एटीपी, तो इस तरीके से 2 एटीपी अणु यहाँ फॉस्फोराइलेशन में काम आते हैं। जबकि इसमें एटीपी अणु कितने बन रहे हैं, 4 एटीपी, 2 एटीपी अणु 7th स्टेप पे और 2 एटीपी अणु 10th स्टेप पे हमें प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से हमें 4 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं, लेकिन 2 एटीपी अणु इसमें खर्च हो जाते हैं। इस प्रकार से टोटल अगर हम बात करें कि पायरुविक जो ग्लाइकोलाइसिस है उसके अंदर शुद्ध एटीपी के हम लाभ की बात करें तो कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं, 2 एटीपी अणु हमें प्राप्त होते हैं ग्लाइकोलाइसिस से। इसके अलावा जो NADH2 है, ये NADH2 हम आगे देखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथ होता है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो पाथ होता है उसके द्वारा उसके अंदर ये प्रवेश कर जाता है और वहाँ से एक NADH2 से कितने एटीपी प्राप्त होते हैं, 3 एटीपी प्राप्त होते हैं। तो वो आगे हम ETS के अंदर देखेंगे।